एग्जाम्पल में लिखेंगे सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज solids have definite shape solids have definite shape and size due to strong forces of cohesion amongst their molecules. Solids have definite shape and size due to strong forces of cohesion amongst their molecules. Solids have definite shape and size due to strong forces of cohesion amongst their molecules. उसके बाद लिखेंगे adhesive forces. Adhesive force में लिखेंगे it is the force of attraction between the molecules. It is the force of attraction between the molecules of two different substances. Example, it is due to force of adhesion that ink it is due to force of adhesion that ink sticks to paper while writing. That ink sticks to paper while writing. देखिएगा, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दो अलग अलग तरीके की फोर्सेस हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होती हैं? जो कि सेम टाइप के सब्सटेंसेस के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमने ये बोला कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है। उसका रीजन क्या है? ये सॉलिड्स जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है ना, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके के हैं, एक जैसे ही हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से पकड़कर, होल्ड कर बाइंड करके रखते हैं। तो इस वजह से ऐसे जो फोर्सेस होते हैं जो कि सेम टाइप के सब्सटेंसेस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं एडहेसिव फोर्स की। एडहेसिव फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस कैसे हो गए? फॉर एग्जांपल, जैसे हम व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, पेन से, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, तो ये फोर्स ऑफ अडहेशन ही तो है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो अट्रैक्शन वाला फोर्स है, जिसकी वजह से इंक इसके ऊपर स्टिक कर पा रही है, चिपक पा रही है इसके ऊपर। ठीक, ऐसे ही जैसे हम पानी पीते हैं, तो हमने ग्लास में पानी डाला, पानी को हमने पी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्लास है, क्या वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है? क्या पूरी तरीके से पानी उसमें से निकल जाता है? नहीं ना, वो थोड़ा थोड़ा गीला रह जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एक मिनट, 1 मिनट होल्ड करिए बेटा, ऑनलाइन वाले 1 मिनट वेट करें।
तो जब हम पानी पीते हैं उसके बाद भी पानी, थोड़ी बहुत पानी की बूंदें जो है वो ग्लास में लगी रह जाती हैं। उसका रीजन यही है कि उसमें दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि स्टील हो गया और वाटर हो गया। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है, जो उनको रोक कर रखती है, उसको हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ अडहेशन। ठीक। हम किसी पेपर पर पेन से लिखते हैं, तो जो इंक है वो इंक पेपर पर रुकी क्यों रहती है, फ्लो क्यों नहीं कर जाती? क्योंकि उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अडहेशन। तो दोनों अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस हैं, तो उस फोर्स को हम क्या बोल देंगे? अडहेसिव फोर्स। दोनों सेम टाइप के सब्सटेंसेस होंगे तो उनके जो फोर्स होंगी उसको हम क्या बोल देंगे? फोर्स ऑफ कोहेशन। आप कभी भी देख लेना, आप फेविकोल वगैरह अगर कभी भी कुछ देखा हो, फेविकोल का बॉक्स देखा हो, फेविस्टिक देखी हो, तो उस पर लिखा रहता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग अडहेसिव, वेरी स्ट्रॉन्ग अडहेसिव। तो अडहेसिव फोर्स होती है उसमें, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अलग तरीके के सब्सटेंसेस को भी चिपका कर रखती है। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में नोट करें, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच surface tension is the property by virtue of which surface tension is the property by virtue of which the free surface of a liquid at rest the free surface of a liquid at rest behaves like an elastic stretched membrane behaves like an elastic stretched membrane behaves like an elastic stretched membrane tending to contract so as to occupy tending to contract so as to tending to contract so as to occupy minimum surface area so as to occupy minimum surface area. तो surface tension क्या होती है? Surface tension is the property by virtue of which the free surface of a liquid at rest behaves like an stretched membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area। क्या होता है कि, अच्छा, इसको सरफेस टेंशन क्यों बोला जाता है? सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने किसी लिक्विड, मतलब किसी कंटेनर में हम, अरे ये कॉल्स कितनी आएंगी आज, एक मिनट बेटा वेट करिए। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग।
कोई एक, हाँ जैसे कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मान लो कोई ऐसे छोटा सा कोई कप है, उस कप में हमने कॉफी बनाकर रख दी, गर्म है कॉफी, या चलिए चाय बनाकर रख दी। तो वो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा ना, जब चाय को तभी पी लो तो ठीक है, या कॉफी को तभी पी लो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, पपड़ी जम जाती है। या दूध देखा हो, दूध गर्म होता है तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। वो क्या चीज है कि कोई भी लिक्विड होता है ना, उस लिक्विड की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि वो उसकी जो सरफेस होती है ना, टॉप की जो सरफेस होती है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो सिकुड़ना चाहते हैं, उनकी ये टेंडेंसी होती है सिकुड़ने की। तो जब वो सिकुड़ते हैं, तो कोई भी चीज जब खींचेगी, जब मॉलिक्यूल्स अपने आप को सेंटर की तरफ खींचेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ऐसे एक ग्लास है, इस ग्लास में कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, इस ग्लास में कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे लिक्विड है इसके अंदर। अच्छा, अब इस ग्लास को अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे सर्कल नजर आएगा, जैसे कि एक सर्कुलर शेप का कोई चीज हो, तो ये ऐसे सर्कल नजर आएगा। ठीक है, तो मुझे ऊपर ही, मतलब इस पर जो भी लिक्विड है वो दिखाई देगा। मान लीजिए मिल्क है तो मुझे व्हाइट कलर का दिखाई देगा, मान लीजिए ब्लैक कॉफी है तो ब्लैक कलर की दिखाई देगी। तो उसमें क्या होता है कि उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स सेंटर, वो सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, और होते भी हैं कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ी देर के लिए अगर रख देते हैं हम गर्म चाय को, गर्म कॉफी को या गर्म दूध को अगर रख देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर एक बारीक सा मेम्ब्रेन वो बन जाता है, जो यहाँ पर हमने बोला सरफेस टेंशन में, लिक्विड सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो वो मेम्ब्रेन, अरे भाई, तो जो मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ना चाहता है, वो बीच की तरफ आ जाता है, वो बीच की तरफ आना चाहता है। तो ऐसे ही कोई भी, मान लीजिए कॉफी है या चाय है या दूध है, तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, मलाई जिसको बोल देते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम कोई बहुत लाइट सा सब्सटेंस है ना, अगर मान लीजिए चाय कॉफी या दूध गर्म है एकदम, उसके ऊपर मैं कोई पतली सी कोई पिन रखना चाहूँ, कोई नीडल रखना चाहूँ, तो मैं रख नहीं सकता। मैं रखूंगा वो डूब जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर रखेंगे तो वो डूबेगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अब एक लेयर जम चुकी है। ठीक है, अभी भी वो लिक्विड। हाँ, उस लेयर को अगर हटा दिया जाए तो फिर मेरे को वापस वैसा ही लिक्विड नजर आएगा। उस लेयर को हटा दें, हटाने के बाद फिर उसको थोड़ा सा गर्म करें, फिर वैसे ही छोड़ दें, फिर एक लेयर जम जाएगी। फिर हटा दें, फिर आप उसको गर्म कर दें, फिर छोड़ दें, फिर एक लेयर जम जाएगी। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो लेयर है, ये लेयर जो है, इट कीप्स ऑन जनरेटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है ना। और ये जो होता है, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? एक प्रॉपर्टी होती है कि जो लिक्विड है वो अपने आप को सेंटर की तरफ खींचना चाहता है, और उस टेंडेंसी को ही हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंस्ड रहती है थोड़ी सी, समझ गए? टेंशन जैसे हमने पढ़ा किस चीज में था, रोप में पढ़ा था ना। फिर रोप को जब हम खींचते हैं तो रोप वापस से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है अपनी इनिशियल शेप एंड साइज में आने के लिए। तो इसलिए हम उस केस में जो वो जो टेंडेंसी होती है उसको टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उसको बोलेंगे सरफेस पर होने वाली टेंशन। समझ गए? इसको ये मत समझ लेना कि मैं कहीं किसी सरफेस पर खड़ा हो गया हूँ, मेरे को चिंता हो गई तो मैं सरफेस टेंशन हो गई है। समझ गए? ठीक। अरे पानी के साथ भी होता है, टाइम लगता है ना, टाइम टाइम लगता है। नहीं, टेम्परेचर डाउन, हाँ हाँ, तो शुरुआत में ऐसे ही होता है, जब टेम्परेचर डाउन कर देते हैं कि ऊपर से थोड़ा सा पतली सी लेयर होती है, फिर उस पर तुम देखते हो कि अभी मेरे को बर्फ खाने का मन कर रहा है या कोल्ड ड्रिंक में डालने का मन कर रहा है, फिर उंगली डालकर देखते हैं तो उंगली डूब जाती है ना। वो वाली चीज तो अलग है, खैर वो तो टेम्परेचर डाउन करने पर होता है। पानी में भी ऐसा होता है कि अगर रख दिया जाए ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पानी को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। तो उसको टाइम लगता है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की फिल्म जम जाती है, जिसको हिंदी में काई बोल देते हैं। काई सुना है ना? हाँ, वो एल्गी तो अलग चीज है, वो तो मतलब जमीन के ऊपर होता है, मॉइस्ट सॉइल के ऊपर होता है, या जो पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स के किनारे किनारे हो जाता है, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो ये चीज है, ये है कि पानी अगर ऐसे ही हम छोड़ दें तो पानी भी ऊपर से एक लेयर बन जाता है। एल्गी और काई एक ही चीज है, लेकिन वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है तब जाकर वो होता है।
और उसमें थोड़ा सा मिट्टी की भी जरूरत होती है, सॉइल की भी, और कोस्टल रीजन में ही ज्यादातर वो होता है। और आपने ये देखा होगा कि उसके लिए हमको इसकी भी जरूरत नहीं होती कि हमें किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ होना चाहिए। वो जो है वो आपका, क्या बताएं, केरला, बैंगलोर, तमिलनाडु, मुंबई, आंध्रा, जहाँ पर आसपास समंदर है ना, तो वहाँ की जो एयर है, वो एयर में मॉइस्चर होता है, जिसको कह देते हैं हम ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिडिटी है। तो वो जो ह्यूमिड एयर है वो वॉल्स पर भी टच होती है, तो वहाँ की वॉल्स पर भी एल्गी, ये जो काई है, वहाँ की वॉल्स भी थोड़ी देर मतलब थोड़े दिनों बाद ग्रीन और ब्राउन कलर की हो जाती हैं। तो एक्सटीरियर पर जो है अलग तरीके का पेंट होता है वहाँ। यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? ठीक, चलें आगे। देखिए, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बाद में, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर ना ना ना, वो तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की। ये लिक्विड जो है, लिक्विड को अगर ऐसी रेस्ट में रख दिया जाए तो लिक्विड की जो टॉप सरफेस है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होएगी तो वो एक हार्ड सा लेयर बना देगी ऊपर। बस ये होता है। इसके बाद आपने इसमें एक डायग्राम बना लीजिए। इस पॉइंट को बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी। ए और बी, ये ए और बी लिखा है मैंने, ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? थोड़ा छोटा लिखा है। यस सर। ठीक है, इधर मैंने ए लिखा है, ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। इधर बी लिखा है। ये एक लाइन बनाई है हमने, और यहाँ पर आप लिखें, इफ एल इज द लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, if L is the length of an imaginary line and capital F the total force and capital F the total force on either side and capital F the total force on either side of the line, इसको ऐसे कर दीजिए, एक एरो दिखा दो ऐसे निकलता हुआ, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, एक ऐसे, ऐसे नीचे की तरफ, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो हमने ऊपर और नीचे ना एरोज दिखा दिए, और ये कहा कि ये जो ए बी है ये कोई एक इमेजिनरी लाइन है। हमने मान लिया कि भाई किसी भी तरीके का एलिमेंट हो सकता है ना सरफेस पर, तो सरफेस पर हमने बोल दिया कि एक इमेजिनरी लाइन है, कोई एक लाइन लेंथ का एलिमेंट हमने मान लिया। तो और फिर ये कहा कि इस लाइन के इस तरफ भी और इस लाइन के इस तरफ भी फोर्सेस हैं। फोर्सेस वो वाली हैं जो लिक्विड को मतलब खींच के रखना चाहती हैं, जो लिक्विड को चाहती हैं कि ऊपर एक सरफेस पर एक टेंशन बनी रहे, सरफेस पर एक मेम्ब्रेन बन जाए। ठीक है, तो ये जो एरोज हमने बनाए हैं ये उस टेंशन के एरोज बनाए हैं कि वो उस पर एक टेंस्ड, मतलब टेंस्ड एक कंडीशन बनाकर रखना चाहती है ताकि वहां पर एक मेम्ब्रेन बन जाए। ठीक, इसके बाद आप इसमें नोट करें कि मैं आपको बताता हूँ ये है क्या, कि ये जो सरफेस पर मैं इस चीज को बनाता हूँ, जो टेंशन है, टेंशन तो अंदर की तरफ होगी, लेकिन जो ये फोर्स है ये फोर्स बाहर की तरफ होगी, इस इमेजिनरी लाइन को होल्ड करके रखने के लिए ऐसे। ये पता है क्या है? ये जो एरो है ना यहाँ पर,
ये ऊपर वाली सरफेस को यहाँ नीचे की तरफ खींच रहे हैं, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं ये नीचे वाली सरफेस को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इस वजह से देखने में जरूर उल्टा लग रहा है। हमें किस चीज का ध्यान रखना है? दोबारा देखो, अरे दोबारा 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 देखो। जैसे मान लीजिए मैं इसको कुछ और थोड़ा सा बड़ा बनाकर दिखा देता हूँ, इसका टॉप व्यू। ये ऊपर से मान लीजिए ऐसा सर्कुलर है, ठीक। तो ये वाला जो इतना वाला हिस्सा है, हमने कहा कि यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी लाइन मान ली ऐसे। ये हमने इमेजिनरी लाइन मान ली, इस इमेजिनरी लाइन को मैंने बोल दिया ए और बी। तो ऊपर से अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को मैंने ये कहा कि वो फोर्स इस इमेजिनरी लाइन को कैसे खींचेगी, नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर से जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है वो इसको कहाँ खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहां लगा दिया। ऐसे ही नीचे वाली सरफेस से जो फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगी, वो इस लाइन को कहाँ खींचेगी, ऊपर की तरफ। शायद समझ गए होगे क्या? नहीं, साइड से भी करेगी, पर मैंने पता है क्या करा, मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी लाइंस ऐसी हो सकती हैं, मैं सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूँ। ऐसी एक टेढ़ी लाइन ऐसे भी हो सकती है, तो उसमें वो फोर्सेस ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे होंगी। एक लाइन और हो सकती है, एक लाइन और हो सकती है, बहुत सारी लाइन्स हो सकती है। हमने सिर्फ एक लाइन की बात करी। हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम सिर्फ एक लाइन को स्टडी करना चाहते हैं। और शायद अगर ये डायग्राम मैं ऐसे बनाता तो शायद आपको ज्यादा समझ में आता। ऐसे, ऐसे और ऐसे, कि भाई एक फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आता। लेकिन ज्यादा करेक्ट डायग्राम ये है कि आप इन लाइंस को ये कहें कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ये फोर्स लग किस पर रही है? ये लग तो पूरे लिक्विड पर रही है। उस लिक्विड पर एक इमेजिनरी लाइन मैंने मान ली, तो उस लाइन पर तो बताओ, उस लाइन पर से ऊपर से आने वाली फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे की तरफ ही तो लगेगी, उसको नीचे खींचेगी। समझ रहे हैं? तो जो हम फोर्स दिखाते हैं, वो फोर्स दिखाते हैं कि फोर्स किस चीज पर लग रही है। तो वो फोर्स इस चीज पर लग रही है, तो आउटकम क्या निकलेगा? आउटकम ये निकलेगा कि ये लाइन एक टेंशन, एक खिंचाव महसूस करेगी। कहाँ? इस तरफ। इसी तरह से नीचे से इसकी तरफ, ऊपर इस लाइन पर जो फोर्स लगेगी, वो इस लाइन पर क्या महसूस होगा? इस लाइन पर आउटपुट क्या होगा? ये लाइन ऐसा महसूस करेगी जैसे इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। लग कहाँ से रही है? यहाँ से अंदर की तरफ लग रही है। समझ गए? तो एक ओवरऑल डायग्राम जो है मैं पूरी लिक्विड सरफेस पर जो बनाता हूँ, उसमें तो मैं ये कह देता हूँ कि एरोज को ऐसे आप अंदर की तरफ बना दीजिए, बिकॉज इट इज दैट फोर्स दैट टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट इनवर्ड्स, जो अंदर की तरफ खींचना चाहती है। ठीक, ये लिक्विड के सरफेस पर लगने वाली वो फोर्स है। और अगर अब मैं ये कहूँ कि लिक्विड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और हमने उसमें एक इमेजिनरी लाइन मान ली, उस इमेजिनरी लाइन पर एक फोर्स ऐसे लग गई और एक फोर्स इस तरह से लग गई। ठीक है, आज फोन ही रिसीव कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट वेट करिए भाई। भेज दो, भेज दो। इक्वल होगा, तभी तो लिक्विड स्टेबल है। अब नोट करें इसमें आप, ये जो फोर्स है ये इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ।
एक तो ना ये अल्फाबेट इतना अजीब है ना, एफ, मतलब कहीं कुछ कुरियर वगैरह भी कुछ ऑर्डर करना होता है ना तो बताना पड़ता है एस नहीं एफ, एच नहीं एफ, फिश फरीदाबाद, टी पी सी डी, हाँ तो बड़ा गलत है ये, मतलब ग्रेटर नोएडा सही है इस मामले में, अल्फा बीटा गामा थीटा, हाँ हाँ तो सेक्टर्स अल्फा बीटा गामा, हाँ अच्छा तस्वीर में, अच्छा दो दो ढूंढे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए अब इसके बाद ये जो फोर्स है ना, जो फोर्स लग रही है, बैठ जाओ कहीं भी, इस इमेजिनरी लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो सिग्मा होता है यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इज इक्वल टू इस सिग्मा को ही सरफेस टेंशन बोल देते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। उसके बाद एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट सरफेस टेंशन, कुछ एग्जांपल्स नोट करिए। एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट सरफेस टेंशन, यहाँ नोट करें आप, पहला है नीडल सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस, नीडल सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस, इसमें लिखिएगा टेक अ ग्रीस्ड नीडल ऑफ स्टील ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग पेपर, टेक अ greased needle of steel take a greased needle of steel on a piece of take a greased needle of steel on a piece of blotting paper and place it gently over the water surface, gently over the water surface, full stop. Blotting paper soaks water and soon sinks down, soaks water and soon sinks down, but the needle keeps floating, but the
needle keeps floating. Needle keeps floating. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए हमने ना कोई एक पतली सी जो सुई होती है, जो नीडल होती है, उस नीडल को लिया और उस नीडल पर हमने अच्छे से ग्रीस लगा दी। ठीक है, ग्रीस किस लिए लगाई? ग्रीस इस वजह से लगाई कि आराम से उसके चारों तरफ किसी भी तरीके का, हर तरीके का हमने ल्यूब्रिकेशन कर दिया ताकि वो आराम से उस पानी को पेनिट्रेट करके और बॉटम में चली जाए, उसके बिल्कुल जो भी कंटेनर है उसके बॉटम में जाकर वो रुक जाए। यहाँ पर क्या है कि हमने क्या करा कि एक ना ब्लॉटिंग पेपर ले लिया। ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है कि ब्लॉटिंग पेपर आराम से किसी भी लिक्विड को ना एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लॉटिंग पेपर लिया, उसके ऊपर ग्रीस्ड नीडल को रखा और उस ब्लॉटिंग पेपर को उठाकर हमने पानी से भरे हुए किसी ग्लास में ऊपर रख दिया, पानी के ऊपर रख दिया। तो पानी के ऊपर वो मुश्किल से 1 सेकंड तक रुक पाएगा या 2 सेकंड तक रुक पाएगा। रीजन क्या है? ब्लॉटिंग पेपर की प्रॉपर्टी है तुरंत लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करते ही हैवी हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी, और फिर वो सिंक्स डाउन, तुरंत नीचे तक, बॉटम तक जाकर वो गिर जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलती है कि जो नीडल है वो नीडल अटकी रह जाती है, ऊपर पानी की सरफेस पर फ्लोट करती है नीडल। ठीक, तो वो क्यों करती है? क्योंकि थोड़ा सा पानी को वो टाइम भी मिल गया, और पानी की जो प्रॉपर्टी है, जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, कि वो अपने ऊपर एक सरफेस टेंशन बना लेता है, यानी कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बना लेता है। और वो मेम्ब्रेन इस तरह से बिहेव करता है उस नीडल के लिए, इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि कोई सॉलिड चीज हो और सॉलिड चीज के ऊपर नीडल को रखा हुआ हो। ठीक है, हालांकि नीडल हल्का सा डूबती है, जिसको हम कह देते हैं लिटिल डिप्रेशन, हल्का सा डिप्रेस होती है अंदर को। ठीक, उसी चीज को हम बनाकर दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं किसी पेंसिल की बात करूं, कोई बहुत पतली सी पेंसिल है, तो पतली सी पेंसिल को हमने ऐसे बना दिया। ठीक, अच्छा, अब इस पतली सी पेंसिल को अगर हम मैग्नीफाई कर दें, मैग्नीफाई मतलब हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से अगर इसको देखें, तो इट लुक्स लाइक अ सिलेंडर, लाइक दिस। ये एक सिलेंडर की जैसी दिखाई देगी, समझ गए? इसी तरीके से अगर एक नीडल है, उस नीडल को भी मैं मैग्नीफाई करूं, थोड़ा एक्स्ट्रा मैग्नीफाई करूं, तो नीडल भी ऐसी नजर आएगी। लेकिन नीडल को ऐसे हॉरिजॉन्टली ना रखकर इस तरह से अगर देखें, तो सामने से तो मुझे एक सर्कल ही नजर आएगा ना, उसका टॉप व्यू। अगर मान लीजिए मैं इस मार्कर की बात करता हूँ तो ये सिलेंडर है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ सामने से, तो ये एक सर्कल के जैसा नजर आता है। ठीक, तो वही काम एक डायग्राम इसमें नीडल वाला जरूर बनाकर दिखा देना। वो डायग्राम ये है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये मिटा रहा हूँ मैं। नॉर्मल पेपर में ये हो सकता है कि नॉर्मल पेपर में शायद किसी भी तरीके का कोई मिक्सिंग हो रखी हो और वो आराम से पानी को एब्जॉर्ब ना कर पाए, इस वजह से हमने कहा। और ब्लॉटिंग पेपर की एक चीज और भी होती है कि उसके ऊपर हमने ग्रीस्ड नीडल रखी है, तो वो किसी भी तरीके से नीडल को अपने साथ चिपका कर अंदर नहीं लेकर जाएगा, समझ गए? तो बाकी जितने भी पेपर्स हैं उनमें किसी में कुछ इंक होती है मिक्स्ड, किसी में अडहेसिव भी मिक्स्ड होता है, मालूम है कि नहीं? जो बहुत बड़े बड़े जो बैम्बू स्टिक्स होती है ना, बैम्बू स्टिक्स को दबा दिया जाता है, पहले काटा जाता है, काटने के बाद उनको दबा दिया जाता है, दबाने के बाद उनका ना एक पेस्ट बनाया जाता है, और उस पेस्ट में अडहेसिव, इस फेविकॉल वगैरह टाइप की कोई भी चीज, चिपकाने वाली चीज, वो मिक्स कर दी जाती है ताकि एक ऐसा पेस्ट बन जाए जिस पेस्ट को फैला दिया जाए। जैसे रोटी बनाते हैं ना, जैसे रोटी बनाते हैं, तो इसी तरीके के बड़े बड़े, मतलब जो होता है ना वो तवा, तो तवा नहीं, क्या कहते हैं उसको, बेलन, चकला बेलन, तो वो जो चकला होता है, इस तरीके के वो आयरन के होते हैं। कभी किसी पेपर मिल में अगर आपका मौका मिला जाने का, तो थोड़ी स्मेल तो आती है वहां पर, वुड पल्प की बड़ी गंदी स्मेल होती है। हाँ, तो यमुनानगर में है बड़ी फेमस स्टार पेपर मिल। तो मैं गया था बचपन में, छोटा था, तो हम स्कूल की तरफ से गए थे, तो हमने देखा था वहां पर क्या होता है कि जैसे पेपर का जो साइज है ना, जैसे A4 साइज है, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि वो एक मशीन आती है, वो हल्के से उसको पल्प को डाल देती है। पल्प मतलब वो उसमें सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, वो फैल जाता है उस पर जाकर, और वो गर्म होती है, जो स्टील की शीट होती है वो गर्म होती है। तो ऐसी ना शीट्स बार बार आती रहती हैं, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है कि इतना ml हमको ये पल्प डालना है, तो वो फैल जाता है, और फैल के जब वो सूखता है तो वो हार्ड पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? ये इसी तरीके की चीज है कि जैसे आप समझो कि कहीं पर हमने व्हाइट वॉश करा, और व्हाइट वॉश करने के बाद उस व्हाइट वॉश की जैसे पपड़ी छूट कर उतरती है, जैसे पपड़ी नहीं उतर जाती, कई बार छूट कर उतर जाती है,
तो इसी तरीके से वो एक पतली सी शीट तैयार हो जाती है, उसी को हम पेपर बोलते हैं। ये होता है। और इसीलिए जब आप पेपर को कभी पानी में अगर आप भिगो कर देखो, और पानी में भिगो कर थोड़ा ऐसे 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 करके देखना, तो वो ऐसे उसका ना छोटा सा वो बन जाता है, जैसे आटा हो इस तरीके का बन जाता है। तो प्रोसीजर वही है, जैसे आटा गूंथते हैं और रोटियां बनाते हैं, फ्लैट कर देते हैं उसको, मैलिएबिलिटी वही वाली चीज है। तो हाँ हाँ, थोड़े सेकंड्स के लिए करा। तो इसमें होता क्या है ना, कि जो नीडल है, नीडल की डेंसिटी इतनी कम है, मैं यहाँ पर स्टोन का एग्जांपल नहीं लूंगा, स्टोन तो डूब ही जाएगा, खुद भी डूबेगा, और उसको जो वो जो कागज है उसको अपने से पहले डुबा देगा। तो इसलिए हमने जानबूझकर नीडल लिया है, और बहुत ही लाइट वेटेड और बहुत कम डेंसिटी की होती है नीडल इस वजह से। और हल्का सा वो तब भी डिप्रेस हो जाती है, और उसके कम डूबने के चांसेस इस वजह से भी हैं कि हमने एक फिल्म उस पर बना दी है। वो फिल्म लगा दी है हमने किसकी, ग्रीस की। तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा आसान सा है, आप जानते ही हैं कि अगर मैं लिक्विड लूं और लिक्विड के ऊपर अगर मैं ऑयल की एक दो बूंदे डालूं तो वो हमेशा फ्लोट ही करती रहती है। तो बेसिकली क्या है कि उस ऑयल से उसको नीडल को थोड़ा सा और सपोर्ट मिल गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सेंटर में नहीं आएंगे। जो लिक्विड की ऊपर जो सरफेस है ना, पानी की जो टॉप में उस सरफेस है, उस टॉप में सरफेस की ये टेंडेंसी होती है। अगर मान लो मैं सिंपली पानी की बात करूं, तो पानी पर कितनी भी काई जम जाए, अगर कोई आदमी कूद जाए उसके अंदर, तो वो नदी में डूब ही जाएगा। ठीक। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर कोई लीफ, पत्ता, किसी पेड़ पौधे से कोई पत्ता टूट कर गिरे, तो वो पत्ता फिर फ्लोट करता रहेगा ऊपर। रीजन बीइंग उसका वेट और डेंसिटी, रीजन यही है। हाँ, नहीं नहीं, सेंटर में नहीं आएगी वो चीज। वो चीज सेंटर में नहीं आएगी। सेंटर में आने की तो टेंडेंसी लिक्विड की होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, एक टेंशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है सरफेस पर। वो चीज है। इसी तरीके से आप ये देखो कि कोई पत्ता गिरा हुआ है किसी नदी के ऊपर, फ्लोट कर रहा है, उसके ऊपर आपने धीरे से कोई चीज रख दी जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, कि वो पानी में वैसे नहीं डूब पाएगी, तो आपने पत्ते के ऊपर रख दी तो वो चीज वैसे भी नहीं डूबती। समझ रहे? तो वो सारा डेंसिटी का खेल है। और यहाँ पर हमने जो नीडल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नीडल डूब नहीं रही है, उसका रीजन यही है कि हमने नीडल के ऊपर ग्रीस लगा दी है, इस वजह से वो डूब नहीं पा रही है। एक डायग्राम बना लो। हाँ, पेपर का काम ये है कि हमको ना, मतलब एक ऑब्जर्व करने के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम मिल गया। अगर मान लीजिए हम अपने हाथ से ही उसको नीडल को उसमें रख देते, अगर हाथ से रख देते, तो हो सकता है हमारे हाथ की वजह से कुछ फोर्स लगता, या हम बिल्कुल एग्जैक्टली उसको सरफेस पर ना रख पाते और वो नीडल डूब जाती। ठीक है, ये है। तो हम उसको बिल्कुल ऐसे सीधा ना हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं, क्योंकि हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखेंगे, थोड़ा बहुत भी एंगल बन गया, थोड़ा बहुत भी टेढ़ा हो गया, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए एक एंगल मिल जाएगा जिस पर वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी पानी के अंदर। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने पेपर लिया, पेपर को ऐसे स्ट्रेच करके और पेपर को रखा उसके ऊपर। तो अगर कुछ एंगल पर डूबा भी तो पेपर डूबा, नीडल तो स्ट्रेट ही पानी के कांटेक्ट में आई, इस वजह से हमने करा। ठीक है। अब एक आप इसमें डायग्राम देखिएगा। ये जो छोटा सा हमने सर्कल बनाया है ना, ये छोटा सा सर्कल बेसिकली क्या है कि ये उस नीडल का ऐसे टॉप व्यू है, क्योंकि टॉप से वो सर्कल के जैसी ही नजर आएगी नीडल। ठीक। और इसको वेट इसका नीडल का भले ही नीचे की तरफ लग रहा हो, एक फोर्स इसको इस एंगल पर खींचेगी, एक फोर्स इसको इस एंगल पर खींचेगी, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट वो इस वेट के बराबर होगा जो इसको बैलेंस करके रखेगा, ताकि ये नीडल यही की यही रुकी रहे, डूबे ना। समझ गए? ठीक है। ये इसमें आपको बनाना था नीडल वाले में ये डायग्राम। इसके बाद
एक एग्जांपल और नोट करें, रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। Raindrops are generally spherical in shape. Due to surface tension, the raindrops tend to minimize the raindrops due to surface tension, the raindrops tend to minimize their surface area and the surface area of a sphere is minimum for a given volume. Surface area of a sphere is minimum for a given volume. सही है। क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स जो हैं भाई पानी की बूंदें हैं, ऊपर से बादल जो है, बादल में क्रैक आ गया, बादल फट गया, ठीक, और पानी गिरना शुरू हुआ। तो पानी अजीबोगरीब शेप में क्यों नहीं गिरता? कोई बड़ा सा टुकड़ा गिरना चाहिए पानी का, कोई छोटा सा टुकड़ा गिरना चाहिए, वो गोल गोल स्फेरिकल बूंदे ही क्यों गिरते हैं? जो पानी की बूंद होती हैं, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो स्फेरिकल इन शेप ही क्यों होती है? इसका रीजन ये है कि जितनी भी हमने शेप्स देखी हैं, चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो कोन हो या सिलेंडर हो, उसमें सबसे कम सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का ही होता है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम सेम भी रख दी जाए तो सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। तो इस वजह से जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो पानी की बूंदे हैं, पानी अपना जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमम रखने के लिए खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक ही शेप ऐसी बचती है जो सबसे कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करती है, और वो शेप होती है स्फीयर। सही है। तो इस वजह से पानी की जो बूंदे हैं वो नेचुरली स्फेरिकली हो जाती हैं शेप में, ऊपर से गिरती हैं अजीबोगरीब शेप में, लेकिन धीरे धीरे नीचे आते आते वो स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इतना करिए जी। इसके बाद हमारा सरफेस एनर्जी है इसमें, और एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, और कैपिलरी राइज। ये 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, और मैं कल रात को 9 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, सही है। बड़ी हंसी आ रही दोनों को बहुत देर से। हाँ क्या? तो 15 दिसंबर तो परसों ही तो है। तुम्हारा वृंदावन मनाते हो? चलो जी, जय श्री राधे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही करेंगे फिर।